हेलो गाइस, तो कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले इस चैप्टर को द लास्ट लेसन। और इसके राइटर कौन है? अल्फोंस डॉटेड। इनकी राइटर कौन है? अल्फोंस डॉटेड। जी हाँ, इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, एकदम एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ या आखिरी सबक। द लास्ट लेसन का सही मीन है आखिरी सबक। चलिए सबसे पहले हम अल्फोंस डॉटेड के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो अल्फोंस डॉटेड 1847 में उनका जन्म और देहांत हुआ। एक अल्फोंस डॉटेड एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, यानी कि एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं, और वह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। और जो उन्होंने द लास्ट लेसन फ्रेंको प्रेसिया युद्ध 1871 के दिनों पर आधारित है, जिसमें फ्रांस को बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रेसिया ने हरा दिया था। प्रेसिया ने फ्रांस को हरा दिया था। प्रेसिया में तब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से शामिल थे, जो अब हैं। इस कहानी में अल्सेस और लोरेन के फ्रांसीसी जिले प्रेसिया के हाथों में चले गए हैं। इसका स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, चलिए यह जानने के लिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। चलिए अब इस कहानी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुनिए। अब यहाँ पर फ्रांस कह रहा है कि मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला और डांट से बहुत डर रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि एमएमएल ने कहा था कि हमसे वह एक पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे, लेकिन मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊंगा और बाहर दिन बिताऊंगा। यह बहुत गर्म, इतना उज्जवल था कि जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और आरा घर के पीछे खुले मैदान में प्रेसिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे। यह सब प्रतिभागियों के लिए नियम से कहीं अधिक आकर्षक था, लेकिन मुझे विरोध करने की ताकत थी और मैं जल्दी से स्कूल चला गया। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना रुके मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या मामला हो सकता है? अब क्या मामला हो सकता है? फिर जैसे ही मैं जितनी तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से चला। लोअर वाचर, जो वहाँ अपने प्रसूची के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, ने मुझे बुलाया, कहा कि इतनी तेजी से मत जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत समय, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाँफते हुए एमएमएल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बड़ी हलचल होती थी, जिसे सड़क पर सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना और बंद होना, पाठों को एक साथ दोहराया जाना बहुत तेज आवाज़ में, बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रखकर, और शिक्षक के महान शासक का मेज पर ताल बजाना। लेकिन अब यह सब इतना शांत था कि मैंने देखा था कि बिना देखे अपनी मेज पर पहुंचने के लिए हंगामा होने लगा था। लेकिन निसंदेह उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। खिड़की के माध्यम से मैंने देखा कि अपने सहपाठियों को देखा, जो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे थे। एमएमएल अपनी बाह के नीचे भयानक लोहे की शासक के साथ ऊपर और नीचे चल रहे थे। मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मैं कितना शर्मा गया था और कितना भयभीत हो गया था, लेकिन कुछ न हुआ। एमएमएल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता से कहा, जल्दी अपने स्थान पर जाओ छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना शुरुआत कर रहे थे। मैं बेंच पर कूद गया और अपनी मेज पर बैठ गया। तब तक नहीं जब तक मैं अपने डर पर थोड़ा काबू पा चुका था। क्या मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपना खूबसूरत हरा कोट पहन रखा था। उसकी झालदार कोट, शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी, जिस पर पूरी तरह से कढ़ाई की गई थी, जिसे उसने निरीक्षण और पुरस्कार दिनों के अलावा कभी नहीं पहना था। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वह देखकर था कि पीछे
कि बेंचों पर जो हमेशा खाली रहती थी, गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे थे। बूढ़ा हाउजर अपनी 3 कोनों वाली टोपी के साथ, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और उसके अलावा कई अन्य लोग, हर कोई उदास लग रहा था और हाउजर का पुराना प्राइमर लाया था जिसके किनारों पर अंगूठा लगा हुआ था और उसने अपने बड़े चश्मे के साथ इसे अपने घुटनों पर खुला रखा था। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, एमएमएल अपनी कुर्सी पर बैठे और उसी गंभीर और सौम्य स्वर में बोले जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किया था। मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। नया मास्टर कल आएगा। यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम भी यही सीखो, बहुत बहुत चौकस, यही तुम सभी सीखो। ये शब्द मेरे लिए कैसा बरचाप थे और दुष्टों, यह वही था जो उन्होंने टाउन हॉल में रखा था। मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ है। क्यों? मुझे तो लिखना नहीं आता, मुझे और कभी नहीं सीखना चाहिए। तो फिर मुझे वहीं रुकना होगा। ओह, मुझे अपना सबक ना सीखने, पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर फिसलने के लिए कितना अफसोस हुआ। मेरी किताबें जो कुछ समय पहले इतनी परेशान करने वाली लगती थी, ले जाने में इतनी भारी लगती थी कि मेरा व्याकरण और संतों का ऐसा इतिहास अब पुराने दोस्त थे जिन्हें मैं छोड़कर नहीं जा सकता था। और एमएमएल भी यह विचार कि वह दूर जा रहे हैं और कि मुझे उसे फिर कभी नहीं देखना चाहिए और मुझे उसके शासक के बारे में सब भूल गया और वह कितना चिड़चिड़ा था। गरीब आदमी। यह इस आखिरी पाठ के सम्मान में था कि उसने रविवार के अपने अच्छे कपड़े पहने थे और अब मुझे समझ में आया। गांव के बूढ़े आदमी वहां पीछे वाले कमरे में क्यों बैठे थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इस बात का भी दुख था कि वे अधिक स्कूल नहीं गए। यह हमारे स्वामी को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था। जब मैं यह सब सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारा। सुनाने की बारी मेरी थी तो कृदंत के लिए यानी कि पार्टिसिपल्स के लिए उस भयानक नियम को पूरे समय तक कहने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या नहीं दिया होगा, बहुत जोर से और स्पष्ट और एक भी गलती के बिना। लेकिन मैं पहले शब्द पर उलझ गया और अपनी मेज पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिल धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने एमएमएल को मुझसे यह कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस, आपको काफ़ी बुरा लग रहा होगा। देखो यह कैसा है, रोज रोज। हमने खुद से कहा कि वाह मेरे पास काफ़ी समय है, बीमार कल सीख लेना। अब आप देख रहे हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। आहा, अल्सेस के साथ वह बड़ी समस्या है, वह टाल देती है तक सीखना। अब वे साथी वहाँ होंगे। आपको यह कहने का अधिकार है। यह कैसा है, तुम होने का दिखावा करते हो फ्रांसीसी, और फिर भी आप ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं फ्रांस, और भी फिर आप ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं खुद की भाषा। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो बेचारे छोटे फ्रांस। हम सब के पास खुद को धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सीखने के लिए इतने चिंतित नहीं थे। वे आपको खेत या मिलों में काम पर लगाना पसंद करते थे ताकि थोड़ा अधिक पैसा मिल सके। और मुझे भी दोष ठहरा गया है कि मैंने अक्सर तुम्हें पाठ सिखाने की बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा है। और जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो क्या मैंने तुम्हें यूं ही छुट्टी नहीं दे दी। फिर एक बात से दूसरी बात पर एमएमएल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने लगे, यह कहते हुए कि यह सबसे सुंदर भाषा है अपनी। अब ये फ्रांस का नक्शा है, यहाँ पर ये स्पेन है, ये फ्रांस है अपना पूरा।
प्रकाशित किया गया है फ्रांस को। यहाँ पर दुनिया में भाषा सबसे स्पष्ट तार्किक है। हमें अपने बीच इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई लोग गुलाम होते हैं तब तक वे अपनी भाषा पर दृढ़ता से पकड़ रखते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी है। फिर उसने एक व्याकरण खोला और अपने हमारा पाठ सुनाया। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरह समझा। उसने जो कुछ कहा वह बहुत आसान लग रहा था। मुझे भी यही लग रहा था। मैंने कभी ध्यान से सुनता था, उसने नहीं सोचा, कभी इतने धैर्य से समझाया था, और वह हार नहीं था। लगभग ऐसा जैसे वह बात को इतने गरीब आदमी जाने से पहले हमें वह सब कुछ देना चाहता था। वह जानता था और एक ही झटके में वह सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। व्याकरण के बाद हमारे पास लेखन का एक पाठ था। उस दिन एमएमएल के पास हमारे लिए नई प्रतियां थीं, जिन पर सुंदर गोल हाथ में फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। वे स्कूल के कमरे में हर जगह तैरते हुए छोटे छोटे झंडों की तरह दिखते थे, जो हमारे डेस्क के सिर पर लगी रॉड से लटके हुए थे। तुम्हें देखना चाहिए ताकि हर कोई कैसे काम पर लगा है, और यह कितना शांत था। एकमात्र आवाज़ कागज पर पेनों को खुजलाने की थी। ये एक बार कुछ भ्रंग उड़कर आए, लेकिन कुछ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे लोगों ने भी नहीं, जिन्होंने उनके मछली कांटों को पता लगाने के लिए सही काम किया, जैसे कि वह भी फ्रांसीसी हो। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में गुड़गुड़ कर रहे थे, और मैंने मन में सोचा, क्या वे उन्हें जर्मन गवाएंगे? यहाँ तक कि कबूतरों को भी। जब भी मैं अपने लेखन से ऊपर देखता था तो मैंने एमएमएल को अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे देखा, और पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को देख रहा था, जैसे कि वह अपने दिमाग में यह स्थित करना चाहता था कि स्कूल के उस छोटे से कमरे 40 वर्षों से वह वहीं एक ही स्थान पर था। खिड़की के बाहर उसकी बगीचा और उसके सामने ऐसे ही केवल डेस्क और बेंच ही चिकने हो गए थे। बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे थे और हॉपवाइन जो उसने स्वयं लगाया था छत की खिड़कियों पर लगा हुआ था। यह सब छोड़ने से उसका दिल कितना टूट गया होगा, बेचारा। ऊपर के कमरे में उसकी बहन को सामान पैक करते हुए घूमते हुए सुनना, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ देना होगा। लेकिन उनमें हर पाठ को आखिर तक सुनने का साहस था। लेखक के बाद हमें इतिहास का एक पाठ मिला, और फिर बच्चों ने बा बा बी बाबू का जाप किया। नीचे कमरे के पीछे बूढ़े हाउजर ने अपना चश्मा लगा रखा था और दोनों हाथों में प्राइमरी पकड़कर उसने अक्षरों की परिवर्तन लिख रहा था। आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी, और उसे सुनना इतना अजीब था कि वह अपनी सभी इंसान और रोना चाहते थे कि हम सभी इंसान और रोना चाहते थे। मुझे वह आखिरी पाठ कितनी अच्छी तरह से याद है। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। फिर देवदूत उसी क्षण हमारी खिड़कियों के नीचे ड्रिल से लौट रहे प्रसीवासियों की तरह बजने लगी। एमएमएल अपनी कुर्सी पर बहुत पीला पड़कर खड़ा हो गए। मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा। मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, मैं लेकिन किसी चीज़ ने उसका दम घोट दिया। वह आगे नहीं बढ़ सका। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ चौका एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से काम करते हुए जितना बड़ा हो सकता था लिखा, वीवा लासा दीर्घयू फ्रांस, वीवा लासा फ्रांस जिंदाबाद। फिर वह रुका और अपना सिर दीवार पर टिका दिया, और बिना कुछ बोले उसने अपने हाथ से हमेशा इशारा किया, स्कूल की छुट्टी हो गई, जा सकते हैं। यू मे गो, तुम जा सकते हो। अब
तो कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे क्लास 10th की और वीडियो भी हैं जिस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको जाकर देखें। मैं ऐसे ही वीडियो आगे और बनाता रहूँगा।